दोस्तों वेलकम टू निकमैक टैग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मटेरियल इंजीनियरिंग। एक सब्जेक्ट है हमारा जिसका एग्ज़ाम अब आपका 14 तारीख को है लगभग। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्वांटम के बेस पे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके यूनिट फर्स्ट के, वो मैं डिस्कस करूँगा इस लेक्चर में और उसके आंसर्स भी मैं आपको बताऊँगा। और दोस्तों इसमें इस वीडियो से आपके कम से कम 10 नंबर तो पक्के होने ही होने हैं, लिख के दे सकता हूँ ये बात तो मैं। ठीक है, तो देखते हैं हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्या कैसे आपको एग्ज़ाम पर लिख के आना है, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको समझ तो आ जाता है लेकिन एग्ज़ाम में कैसे लिखते हो उसके बेसिस पे नंबर तो एग्ज़ाम में लिखने को मिलते हैं ना। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है। विद द हेल्प ऑफ नीट स्केच एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, हमको डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर बताना है और उसके डायग्राम भी बनाने हैं हमको। तो देखो कैसे बनाएंगे। मैंने यहाँ पर दो क्रिस्टल लैटिस को आपको समझा है। ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को। तो पहला क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो मैंने आपको समझाया है वो क्या है, फेस FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर मैंने आपको समझाया है BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे, फेस सेंटर्ड FCC क्या होता है और BCC क्या होता है। तो दोस्तों देखिए क्या होता है FCC और BCC। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं BCC के बारे में कि BCC क्या होता है। BCC जैसा कि आपको पता है BCC क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यानी कि हमने देखो सबसे पहले क्या बनाया, क्यूब बनाया। देखो यहाँ से समझो, इस तरीके से आप, इस तरीके से आपने क्यूब बनाया ये ठीक है, ये आपने क्यूब बनाया। क्यूब बनाने के बाद आपने ये इस तरीके से लाइन कर ली। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं BCC की। दोस्तों BCC में यहाँ एक कॉर्नर पे एक एटम होता है। ठीक है, यहाँ एक कॉर्नर पे एटम होता है, ये मतलब हर कॉर्नर पे एक ना एक एटम तो होता ही है, ये आपको पता है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं BCC की मतलब बॉडी सेंटर्ड में, तो एक बॉडी के सेंटर में भी एक एटम आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉर्नर पे कितने हो गए, कॉर्नर पे कितने हो गए आपके 8 हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। और बॉडी के सेंटर पे कितने हो गए एटम, एक एटम हो गया। अगर मैं एक एक एटम की निकालूं कॉर्नर पे, ठीक है, अगर मैं कॉर्नर के एक एटम की निकालूं तो कितना होगा, 1/8 होगा, नहीं होगा। और है कितने, 8 हैं आपके, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1। और एक बॉडी पे था आपका, तो 1 + 1 कितना होता है 2। ठीक है दोस्तों, तो ये निकल के आता है कुछ। देखो यही मैंने यहाँ पर लिखा है, ये आपका डायग्राम बना दिया। यहाँ पे कॉर्नर एटम कितने आपने 8 हैं और हमने एक कॉर्नर एटम के निकाला तो कितना निकला 1/8 × 8, इसका क्या आ गया 1 आ गया। और बॉडी सेंटर पे कितना है दोस्तों अपना 1 है, तो यहाँ पे बॉडी सेंटर पे कितना है 1। और BCC में कितने होते हैं 1 + 1 2 एटम होते हैं। ये आपको याद रखना है, ये आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। और दोस्तों इसमें लिखोगे कैसे, 2 पॉइंट आप इसमें लिख भी देना तो और अच्छा हो जाएगा। तो देखो कैसे लिखोगे कि BCC स्ट्रक्चर हैज़ एटम एट इट्स ईच कॉर्नर। ठीक है, कितने एटम होते हैं 8 एटम, यहाँ पे लिखना हैज़ 8 एटम एट इट्स ईच कॉर्नर। ईच कॉर्नर पे कितने 8 एटम होते हैं एंड 1 एटम इज सेंटर। सेंटर पे कितना एटम होता है 1 एटम होता है। सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, जो BCC स्ट्रक्चर है कैन बी जनरली सीन इन लिथियम। कहाँ पर सीन होता है, लिथियम में, पोटेशियम में, सोडियम में और ETC। ये स्ट्रक्चर कहाँ पर देख पाया जाता है, लिथियम में, पोटेशियम में और सोडियम में हम देख सकते हैं इस एटम इसको। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों FCC के बारे में कि फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या होता है। दोस्तों बिल्कुल सेम है ये भी। कैसे सेम है, देखो पहले की तरह हमें इसमें भी डायग्राम बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे दोस्तों, इसमें भी हमने डायग्राम बनाया कुछ इस तरीके से आपने डायग्राम बनाया। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया था, देखो ये कॉर्नर में कितने 8 एटम होते हैं, 8 होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर आपको पता है FCC किसके लिए क्या होती है, FCC की फुल फॉर्म फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मतलब कॉर्नर पे 8 तो हैं लेकिन एक फेस पर भी होगा। जैसे देखो ये इसके फेस पे एक ये एटम हो गया, एक ये एटम हो गया इसके फेस पर। ठीक है, फिर इसके फेस पे ये वाला एटम हो गया, इसके फेस पर ये एटम हो गया। और इसके अंदर अब आप खुद बताओ, पीछे भी तो 2 एटम होते हैं। देखो एक फ्रंट पे होगा और एक बैक साइड पे होगा,
तो इसीलिए यहाँ पर ये और ये 2 एटम हो गए। एटम बोलेंगे मॉलिक्यूल बोलेंगे दोस्तों, सोच कर बताना, ठीक है। तो देखो दोस्तों, अब हम करेंगे क्या इसमें, हमें करना है, आपको पता है एक मतलब कॉर्नर पे कितना होता है, 8 हो गए इसके। अगर एक एक एटम की अगर बात करेंगे, एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों, मॉलिक्यूल होता है, ध्यान रखना, ठीक है। एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो कितना होगा कॉर्नर पे 1/8 × 8, तो 1 आ गया हमारा, ठीक है वही। और फेस पे अगर हम निकालेंगे, फेस कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 फेस हैं। अब 6 हमारे पास फेस हैं, तो एक फेस का खुद सोचो, अगर मान लो ये एक बॉक्स है, अगर मैंने इसमें बॉल कोई अंदर दबाई, ठीक है, तो हमें बाहर से क्या दिखेगा, आधी बॉल ही तो दिखेगी। अगर हम फ्रंट से देखेंगे बॉल को तो हमको आधी बॉल दिखेगी, दिखेगी नहीं दिखेगी, पूरी पूरी बॉल तो हमें दिखेगी नहीं। तो वही हमने यहाँ पे लिया कि हमारे पास एफसीसी में कितने 6 हैं फेस पर, ठीक है। तो कितना होगा 1/2 × 6, 2 3 कितने होते हैं 6, तो यहाँ कितना निकल आया 3 निकल आया, ठीक है दोस्तों। और कॉर्नर पे कितने होते हैं 1, ये आपको बताया था अभी, क्या बताया था कि ये हमारा डायग्राम होता है एफसीसी का कुछ इस तरीके का। एक कॉर्नर पे कितने होते हैं 8 मॉलिक्यूल होते हैं। अब इनकी जो बीच में 8 होता है, तो 8 का कैसे निकालते हैं 1/8 इंटू, एक कॉर्नर का कैसे निकालते हैं 1/8 × 8, ठीक है। तो यहाँ से कितना 1 निकलता है, तो इसलिए 3 + 1 कितना होता है 4। तो यही मैंने आपको यहाँ पर बताया दोस्तों, देखो ठीक है। 3 + 1 कितना होता है दोस्तों 4 होता है, ये मैंने आपको यहाँ पर लिख भी दिया। अब दोस्तों आपको एग्जाम में लिखना कैसे है वो देखिए, 2 लाइन इसमें बिल्कुल सेम टू सेम जैसे हमने एफसीसी में लिखा था वैसे हम इसमें एफसीसी में लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों कैसे लिखेंगे, इट कंसिस्ट एटम एट ईच कॉर्नर, ठीक है। कितने एटम ईच कॉर्नर पे दोस्तों 8 ईच कॉर्नर पे, ठीक है। एंड 1 एटम एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, और एक एटम सेंटर फेस के, ठीक है। हर एक फेस के सेंटर पे एक एटम, ये लिखेंगे। और देखो एफसीसी क्या करता है, एफसीसी स्ट्रक्चर कैन जनरली सीन इन द कॉपर गोल्ड सिल्वर, ठीक है दोस्तों। कहाँ कहाँ सीन देखने को मिलते हैं, कॉपर गोल्ड और सिल्वर, इन सब जगह आपको देखने को मिलता है दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मान लो कल के जो आपका जो 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में ये सेरेमिक मटेरियल जो है ये 110% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब इस सेरेमिक मटेरियल के ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे तरीके से बन सकते हैं, तो मैंने कोशिश किया है जो सेरेमिक मटेरियल जो है आपका पूरा अच्छी तरीके से लिखा है आपके लिए, और इसको डिस्क्राइब भी मैं आपको अच्छी तरीके से करूँगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका सेरेमिक मटेरियल के ऊपर तो आप 110% उसको लिख कर आएँ, और आपका एग्जामिनर जो है जो कॉपी चेक करेंगे वो आपको 10 में से 10 ही मार्क्स दे, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को देखते रहें। अगर इस वीडियो पर रेस्पॉन्स अच्छा रहा दोस्तों, तो मैं आज और कल मैं सारी यूनिट की वीडियो आपको बना दूंगा, और अभी आप इस वीडियो को देखो। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, व्हाट आर सेरेमिक मटेरियल, और व्हाट आर सम कॉमन प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन ऑफ सेरेमिक मटेरियल। पहले हमें बताना है कि सेरेमिक मटेरियल क्या होता है, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी बतानी है हमको, कॉमन प्रॉपर्टीज़, और एप्लीकेशंस भी बताने हैं सेरेमिक मटेरियल के ऊपर। और दोस्तों ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कि व्हाट आर सम टिपिकल करेक्टरिस्टिक बतानी है हमको और सेरेमिक मटेरियल की, ठीक है। और किस तरीके से पूछा जाता है, नेम सब एप्लीकेशन वेयर सेरेमिक मटेरियल आर यूज्ड। हमें एप्लीकेशन के नेम भी बताने हैं कि सेरेमिक मटेरियल कहाँ पर यूज़ होता है। और दोस्तों देखो किस तरीके से ये पूछा जाता है कि राइट नोट शॉर्ट नोट, मान लो राइट नोट या फिर राइट शॉर्ट नोट, ठीक है। सेरेमिक मटेरियल के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है हमको। इस तरीके से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बहुत तरीके से। एक तरीके से और पूछ लिया जाता है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी और सेरेमिक मटेरियल क्या होती है, वो आपको बताना होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं हम सेरेमिक मटेरियल पहले होते क्या हैं, और इन सब क्वेश्चन को आप किस तरीके से लिख के आओगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं सेरेमिक क्या होता है, ठीक है दोस्तों। देखो सेरेमिक की डिस्कस करेंगे हम। अ सेरेमिक इज़ अ ऑर्गेनिक, ठीक है, क्या लिखा है मैंने,
A ceramic is an inorganic non-metallic solid, ठीक है, मेड अप ऑफ आइदर मेटल और नॉन मेटल कंपाउंड। मैंने क्या बताया यहाँ पर कि एक सेरेमिक जो है इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक सॉलिड होता है। पहली बात तो क्या होता है, इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक सॉलिड, और जो किससे बना होता है, मेटल से बन सकता है या फिर नॉन मेटल से मिलके बन सकता है, ठीक है, नॉन मेटल के कंपाउंड से। डेट हैव बीन शेप्ड, उसको हम शेप देते हैं। कैसे शेप देते हैं, हम उसको हीट करते हैं। देन हार्डेड बाय हीटिंग टू हाई टेम्परेचर, पहले उसको हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे हीट करने के बाद उसको हार्ड करेंगे। जैसे आपने देखा नहीं, भट्टी देखी होगी आपने, ईंट बनती है जिसमें, तो उसमें क्या करते हैं हम, कच्ची जो ईंट होती है भट्टी में डालते हैं, ठीक है, और उसको फिर हीट देते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है। उसके गर्म करने के बाद उसको हम हार्ड कर देते हैं, ठंडे होने तक रख देते हैं। तो कुछ इस तरीके से सेरेमिक मटेरियल के अंदर हम करते हैं। तो यही होते हैं सेरेमिक मटेरियल। अब आगे हम बात करते हैं और सेरेमिक मटेरियल के ऊपर क्या आपको और लिख कर आना है। सेकंड पॉइंट क्या है इसका, देखो दोस्तों, सेकंड पॉइंट क्या है, इन जनरल देयर आर हार्ड, करोजन रेजिस्टेंट एंड ब्रिटिल। ये कैसे होते हैं दोस्तों, ब्रिटिल होते हैं। ब्रिटिल का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रॉपर्टीज़ होती है ये एक मटेरियल, मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, कि ब्रिटिलनेस क्या होती है, टफनेस क्या होती है, स्टिफनेस क्या होती है ना। आगे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मटेरियल साइंस पढ़ रहे हो और आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं पता, तो बेकार है आपका पढ़ना मटेरियल साइंस, आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि पूरी मटेरियल साइंस डिपेंड है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम बात कर रहे हैं इसकी सेरेमिक के ऊपर। देखो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, सेरेमिक कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग पोट्री। सेरेमिक कौन से वर्ड से मिलके बना है, कहाँ से आया है, पोट्री। अब पोट्री जानते हो, जो पॉट वगैरह होते हैं, अपने घरों में देखे होंगे आपने पॉट वगैरह, और जो भी टॉयलेट सीट वगैरह जो भी होते हैं उसको बोलते हैं हम डोमेस्टिक वेयर वगैरह, ठीक है दोस्तों, पोट्री बोल दो। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख रखा है मैंने, देखो, द क्ले बेस्ड डोमेस्टिक वेयर, ठीक है। डोमेस्टिक वेयर की दुकान देखी होगी आपने, जिसमें आप सिंक, कैबिनेट वगैरह, वैनिटी वगैरह ये सब लेके आते हो ना, तो वो चीज़ है। आर्ट ऑब्जेक्ट एंड बिल्डिंग प्रोडक्ट, ठीक है, आर फैमिलियर टू अस, बट पोट्री जस्ट वन पार्ट ऑफ द सेरेमिक वर्ल्ड। जो पोट्री होती है एक पार्ट होती है किसका, सेरेमिक वर्ल्ड का। यहाँ पॉट वगैरह और लेटरिन की सीट वगैरह, टॉयलेट्स वगैरह है ना, इंग्लिश सीट वगैरह, इस सब का जो बन के बनता है ना, सेरेमिक मटेरियल से मिल के बनता है ये सब चीज़। अब दोस्तों देखो, आगे का पॉइंट हम बहुत डिस्कस करते हैं। आगे का पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या लिखा है कि सेरेमिक आर क्लासिफाइड एज इनऑर्गेनिक एंड नॉन मेटेलिक सब मटेरियल, ठीक है, दैट आर एसेंशियल टू आवर डेली लाइफ। सेरेमिक को हमने कैसे क्लासीफाई किया है, देखो क्लासीफाई इसमें वर्ड आ गया दोस्तों, देखो क्लासीफाई कैसे किया है, इनऑर्गेनिक और नॉन मेटेलिक मटेरियल के बीच में क्लासीफाई हमने इसको किया है, जो इसेंशियल है और अपनी डेली लाइफ के अंदर। जनाब देखो, अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, कि जो सेरेमिक है आर ऑल अराउंड अस, हमारे आसपास क्या है, सेरेमिक है। तो दिस कैटेगरी ऑफ मटेरियल इंक्लूड थिंग लाइक द ब्रिक्स, कैसे है कि ब्रिक्स के रूप में मिलते, हमने देखने को मिलता है ब्रिक्स में, प्लेट्स में देखने को मिलता है, ग्लास में, टॉयलेट्स में, ठीक है। तो ये सब क्या है, सेरेमिक है, ठीक है, हमारे आसपास देखने को मिलते हैं। तो जनाब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेरेमिक आर जनरली मेड बाय टेकिंग मिक्सचर ऑफ क्ले। अब सेरेमिक बनते कैसे हैं, अब उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि सेरेमिक क्या बनते हैं, कौन कौन सा प्रोसेस होता है, किस तरीके से ये बनते हैं। तो ये है, सेरेमिक आर जनरली मेड बाय द टेकिंग मिक्सचर ऑफ क्ले। सबसे पहले हम मिक्सचर लेते हैं क्ले का, उसके बाद इर्थन एलिमेंट पाउडर लेते हैं, है ना, एंड वाटर लेते हैं, थोड़ा सा पानी मिलाते हैं उसमें, एंड शेपिंग दैम इनटू द डिज़ायर्ड फॉर्म, और उसको शेप दे देते हैं हम डिज़ायर फॉर्म के अंदर, ठीक है। जैसे हमें बनानी है ईंट, जैसे मान लो हमें ईंट बनानी है, ईंट बनाने के लिए पहले हमने क्ले मिट्टी वगैरह कुछ लेते हैं, मिट्टी को अच्छी तरीके से गूंदते हैं, गूंदने के बाद उसका बॉक्स जो होता है एक डिजाइन बना देते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं, और उसको बोलते हैं बॉक्स, जो बोलते हैं ना उसको क्ले बोलते हैं हम, कैविटी क्ले, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं, वंस द सेरेमिक
हैज़ बीन शेप्ड, एक बार जो सिरेमिक है शेप में आ जाए, इट इज़ फायर इन हाई टेम्परेचर, फिर इसको हम हाई टेम्परेचर में हीट देते हैं, मतलब ठीक है। हीट देने के बाद इस चीज़ को हम बोलते हैं क्लीन, क्या बोलते हैं, क्लीन, हीट देते हैं अच्छी तरीके से। तो ऑफन सेरेमिक आर कवर्ड इन वाटरप्रूफ पेंट, किससे कवर्ड रहते हैं ये सेरेमिक, वाटरप्रूफ पेंट से, लाइक सबस्टेंस नोन एज ग्लेजेस, जिसको हम ग्लेजेस बोलते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके एग्जांपल क्या क्या हैं सेरेमिक के, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया सेरेमिक के बारे में कि सेरेमिक क्या होता है, ये हमें पोइट्री उसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया। ये इनऑर्गेनिक क्या होते हैं दोस्तों, इनऑर्गेनिक, ये देखो सबसे जो मेन जो पॉइंट है इसमें वो यही है, सेरेमिक जो है आपका इनऑर्गेनिक नॉन मेटेरियल सॉलिड होते हैं, जो किससे बने होते हैं, मेटल और नॉन मेटल दोनों से मिलकर बने होते हैं, नॉन मेटल और मेटल कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं, और जिसको हम शेप देते हैं, कैसे शेप देते हैं, हार्डन्ड बाय हीटिंग द हाई टेम्परेचर, ठीक है दोस्तों। ये आपका सेरेमिक हो गया। अब देखो इतना लिखोगे एग्जाम में तो 10 नंबर पक्के मिलेंगे। आपके क्वांटम में बहुत छोटा सा दे रखा है, 2 लाइन का दे रखा है, 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो उससे 10 नंबर तो नहीं मिलने के। तो देखो दोस्तों इसके एग्जांपल के बारे में बात करते हैं हम, सेरेमिक के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। सैंड मैंने आपको बता ही चुका, ब्रिक भी बता चुका है, ग्रास, सीमेंट है ना, कॉन्क्रीट, सिलिकॉन, टंगस्टन, कार्बाइड और एब्रेसिव। आपने देखा होगा जो बिजली के तार वगैरह होते हैं उनमें इस तरीके से कुछ लगा होता है, उसको बोलते हैं हम। तो याद रखना जो सेरेमिक मटेरियल अच्छी तरीके से आपको डिस्कस हो गया होगा, अब समझ आ गया होगा सेरेमिक मटेरियल क्या होते हैं। एक जनरल कंक्लूजन आपको निकल रहा होगा कि हाँ भाई ये पोइट्री वगैरह ना उसमें ज़्यादा यूज़ होता है सेरेमिक जो प्रोडक्ट होते हैं जिसके भी, ठीक है। और हम इसको बनाते कैसे हैं, वही कि पहले क्ले मिट्टी वगैरह लेंगे और फिर क्ले मिट्टी को हम हीट करेंगे और हार्डन करेंगे, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है। इस तरीके से आप इसको बनाते हैं जो भी शेप आपको चाहिए होती है। अब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस के बारे में कि एप्लीकेशन क्या क्या है सेरेमिक के। तो देखिए दोस्तों एप्लीकेशन क्या क्या है। पहला जो एप्लीकेशन है एज अ कटिंग टूल ट्रिप, ठीक है। ये कैसे काम करता है, कटिंग टूल के ऊपर, क्योंकि ये हार्ड होता है, हार्ड होता है तो इसका मतलब ये किसी को भी काट सकता है, तो इसीलिए क्या है कटिंग टूल ट्रिप की तरह यूज़ होता है। एप्लीकेशन है इसका, एप्लीकेशन कहाँ यूज़ होता है, कटिंग टूल ट्रिप में, ठीक है। और रिफैक्ट्री ब्रिक्स इन लाइनिंग द फर्नेस, लेडर्स हो गए तुम्हारे, इंसुलेटर हो गए इलेक्ट्रिक लाइन्स के, ठीक है। और लाइनिंग ऑफ सीमेंट मिक्सचर, कहाँ पर, लाइनिंग ऑफ सीमेंट मिक्सचर में। अब दोस्तों हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेरेमिक मटेरियल की। सेरेमिक मटेरियल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं दोस्तों, पूरा डिस्कस कर रहा हूँ मैं सेरेमिक मटेरियल को अच्छी तरीके से। आप इसको रट लो, कुछ भी कर लो या समझ लो अच्छी तरीके से, मेरे हिसाब से तो आपको समझ आ रहा होगा। नहीं समझ आ रहा तो एक बार वीडियो और देखना, फिर आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, क्योंकि कल एग्ज़ाम में ये आना ही आना है, याद रखना ये बात। चलो हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं सेरेमिक मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेरेमिक मटेरियल लाइक all material are detected by the type of atom present in the type of bonding between the atom and the way of atom are packed together, ठीक है। आपको ये लाइन समझ नहीं आई होगी तो देखो हिंदी में समझो, एक नॉर्मल भाषा में क्या समझोगे आप कि सेरेमिक मटेरियल होती है ना, तो इनके अंदर क्या होता है, आयंस होते हैं, बहुत सारे आयंस से मिलके बनते हैं। जैसे आपने एब्रेसिव व्हील पढ़ा होगा, एब्रेसिव व्हील में क्या होता था, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एब्रिक पार्टिकल जैसे हम बोलते हैं, ठीक है, एब्रेसिव पार्टिकल जैसे हम बोलते हैं। तो वो एब्रेसिव जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, उससे मिलके एब्रेसिव व्हील बनता है। तो इसी तरीके से सिरेमिक जो मटेरियल होते हैं इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, आयंस वगैरह होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं दोस्तों। क्या बनाते हैं दोस्तों, बॉन्ड बनाते हैं। वो जो बॉन्ड होता है उसको हम केमिकल बॉन्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं। तो उस जो बनाते हैं बॉन्डिंग को उन्हीं को, वही तो उसी के बारे में तो डिस्कस करेंगे हम, प्रॉपर्टीज़ तो वही हैं। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जिसके कारण वो बॉन्ड बनाते हैं, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा है, एक बार दोबारा देख लो आप इस चीज़ को, क्या लिखा है दोस्तों कि द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेरेमिक मटेरियल लाइक ऑल मटेरियल्स, ठीक है, जितनी भी मटेरियल्स होते हैं उसकी तरह प्रॉपर्टीज़ है इसकी, आर डिटेक्टेड बाय द टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट। किससे डिटेक्ट होती है, टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट, कौन कौन से एटम उसमें प्रेजेंट है, द टाइप ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स। तो और जो एटम प्रेजेंट है उसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग है, ठीक है,
एंड द वे ऑफ एटम आर पैक टुगेदर, और किस तरीके से वो एटम पैकिंग हुई होगी, मतलब उसकी इस तरीके से पैकिंग है, इस तरीके से पैकिंग है उनकी, दूर दूर है एटम, या फिर कुछ पास पास एटम है ना। और जितने पास पास एटम होंगे तो इनकी कोवलेंट बॉन्ड है ना, बॉन्डिंग इसमें मजबूत होगी। अब पास पास एटम खुद सोचो, पास पास कोई चीज़ है इतनी तरीके से आपस में जुड़ी हुई है, इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है, इसको ब्रेक डाउन मुश्किल होगा, और इसको ब्रेक डाउन करना क्या होगा, आसान से ब्रेक डाउन हम कर देंगे इसको। तो वही इसमें बताया हुआ है कौन कौन से बॉन्ड होते हैं मटेरियल के अंदर। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखोगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिस इज आल्सो नॉन एज एटॉमिक स्केल स्ट्रक्चर, तो इसी को हम इस एटॉमिक स्ट्रक्चर स्केल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं हम। मोस्ट कॉमन मोस्ट सिरेमिक आर मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, किस किस से मिलके बनते हैं, 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बनते हैं। और देखो 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बनते हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कंपाउंड क्या होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखो, यहाँ पे लिखा है एल्यूमिनिया, ठीक है, एल्यूमिनिया कंपाउंड है Al2O3, ठीक है, Al2O3 इट इज़ ए कंपाउंड मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम एटम और ऑक्सीजन एटम। किस किस से मिलके बना है, एल्यूमिनियम एटम और ऑक्सीजन के एटम से मिलके बना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका एक कंपाउंड बनता है 2 और 2 से अधिक से मिलकर, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, कि द एटम इज सेरेमिक मटेरियल आर हेल्ड टुगेदर बाय द केमिकल बॉन्ड, किससे बंधे होते हैं ये, केमिकल बॉन्ड से बंधे होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है अपना कि द द टू मोस्ट कॉमन केमिकल बॉन्ड फॉर सेरेमिक मटेरियल आर कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड। जो मोस्ट कॉमन जो केमिकल बॉन्ड है ना इसमें सेरेमिक मटेरियल के अंदर, वो क्या है, कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, क्योंकि इनकी जो बॉन्डिंग होती है बहुत मजबूत होती है, इनको ब्रेक डाउन करना आसान नहीं होता, ठीक है दोस्तों। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, फॉर मेटल द केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं, किसके लिए, मेटल्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे आप इसमें, द बॉन्डिंग ऑफ एटम टुगेदर इज मच स्ट्रोंगर इन केमिकल बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्डिंग देन मेटेलिक, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि डेट इज वाई जनरली स्पीकिंग मेटल आर डक्टाइल और सेरेमिक मेटल आर ब्रिटिल। इसके लिए जो सेरेमिक मेटल होते हैं जो ब्रिटिल होते हैं, आसानी से मतलब गिरते ही टूट जाते हैं, और जो मेटल्स आर डक्टाइल, क्या होते हैं, मेटल्स कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं दोस्तों। और अगर आप इतनी बात नहीं लिख पा रहे, 2 नंबर में क्वेश्चन आ गया, तो जनरल में लिख देना। जनरल में क्या लिखोगे कि इन जनरल क्या है दोस्तों, इन जनरल मोस्ट सेरेमिक आर, जनरल में मोस्ट सेरेमिक कौन कौन से होते हैं, हार्ड होते हैं, और वियर रेजिस्टेंस होता है उसके अंदर, ब्रिटिलनेस होती है, रिफ्रैक्टिवनेस होती है, थर्मल इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। और तभी तो हम इसको हीट दे सकते हैं, थर्मल इंसुलेटर होते हैं इसीलिए, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं, और नॉन मैग्नेटिक होते हैं, प्रोन टू थर्मल शॉक, है ना, थर्मल शॉक उसको देते रहो कितनी भी उसमें हीट दे रहे हो, ठीक है। केमिकली स्टेबल भी होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बॉन्डिंग करते हैं आपस में, नहीं केमिकल बॉन्डिंग करते हैं, जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया था मैंने। तो इसमें ये सब आपका क्या है, जनरल जनरल बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज इसकी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मटेरियल साइंस के हिसाब से और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मतलब एग्ज़ाम में, कल के एग्ज़ाम में ये भी आएगा कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। हो सकता है इसमें नहीं आए, हो सकता है आगे नेक्स्ट यूनिट में आए, बट ये प्रॉपर्टीज़ आपको हमेशा काम देंगी, हमेशा काम देंगी, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में भी काम देंगी, जो आप सब्जेक्ट पढ़ोगे ना उसमें भी काम देंगी आपको, क्योंकि ये जड़ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, कि जब आपको ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। देखो क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्क्राइब करना है। और ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, कि इलास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी क्या होता है दोस्तों, स्ट्रेंथ क्या होती है, टाइप ऑफ स्ट्रेंथ, कौन कौन से टाइप के स्ट्रेंथ होते हैं, डक्टिलिटी क्या होती है, यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, आपको देखने को मिलता है यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है दोस्तों।
मेलेबिलिटी क्या होती है, ब्रिटलनेस क्या होती है। सो बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं कि स्टिफनेस क्या होता है, टफनेस क्या होती है और हार्डनेस क्या होती है। इनमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है दोस्तों। आज आपके सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है रेजिलेंस क्या होता है दोस्तों। हो सकता है 2 नंबर में ही पूछ लिया जाए, हो सकता है 5 नंबर में पूछ लिया जाए, हो सकता है 10 नंबर में पूछ लिया जाए, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। अब डिस्कस करते हैं इसके आंसर के बारे में, ये सब प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इलास्टिसिटी के बारे में दोस्तों। तो इलास्टिसिटी आपको पता ही होगा। सपोज दैट मेरे पास एक ये रॉड है, मेटेलिक रॉड है, ठीक है। यहाँ मैंने एक टेंसाइल नेचर का फोर्स लगाया है। कैसे नेचर का फोर्स लगाया दोस्तों, टेंसाइल नेचर का फोर्स लगाया। मैंने इसको इधर खींचा और इसको इधर खींचा, ये थोड़ी सी इलोंगेटेड हुई, मतलब बढ़ गई, ठीक है। बढ़ने के बाद जब मैंने उसको छोड़ा दोनों तरफ से, तो कैसी होगी, कम हो गई। जैसे मतलब पहले थी वैसे ही अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ गई। तो मैंने वही इलेक्ट्रिसिटी में एक सिंपल सी लाइन में लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों, कि एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन, कि इतनी एबिलिटी होती है मटेरियल के अंदर कि अपनी ओरिजिनल जो डायमेंशन है उसकी, वो वापस उसको रीगेन कर लेता है। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं प्लास्टिसिटी के बारे में। ये मोस्टली दोस्तों को पता होगा, लेकिन फिर भी आप एक बार समझ लो इसको अच्छी तरीके से। प्लास्टिसिटी क्या होती है दोस्तों, परमानेंट डिफॉर्मेशन होती है, ये आपको अच्छी तरीके से पता होगा। और कन्वर्स ऑफ इलास्टिसिटी, परमानेंट डिफॉर्मेशन में इसका मतलब इन इलास्टिसिटी का कन्वर्स है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में हम। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारी स्ट्रेंथ, ठीक है ना। और स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि हम कितनी लोड वेयरिंग कैपेसिटी है हमारे अंदर, कि हम कितनी, हमारे अंदर स्ट्रेंथ कितनी है, कितना हम लोड सह सकते हैं। मान लो ये है हम, और हमारे अंदर लोड लगाया जा रहा है कंप्रेसिव नेचर का। कैसा, कंप्रेसिव नेचर का लोड लगाया जा रहा है, तो हम कितना लोड सह सकते हैं वो उसकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा कि हाँ उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, वो कब तक इस लोड को सह सकता है। और ये कैसी प्रॉपर्टी है, ये वॉल्यूमेट्रिक प्रॉपर्टी है। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेंथ के बारे में, कौन कौन सी टाइप की स्ट्रेंथ होती हैं दोस्तों। देखो, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है जो टेंसाइल नेचर का फोर्स लगाती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है जो कंप्रेसिव नेचर का फोर्स लगाती है, ठीक है। शियर यील्डिंग होती है। शियर यील्डिंग का मतलब जानते हो कि समथिंग लाइक परमानेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। कैसा होता है, शियरिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि उसको सरफेस से इस तरीके से शियर करते हैं हम लोग, है ना। तो शियर यील्डिंग क्या होगी दोस्तों, समथिंग लाइक परमानेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ऐसी चीज़ होती है कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया उसकी तरह होती है शियर यील्डिंग दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, जो है यील्ड स्ट्रेंथ। ये आपको देखने को मिल जाती है। यील्ड स्ट्रेंथ क्या हो, यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, तो ये क्या है, समथिंग लाइक परमानेंट डिफॉर्मेशन। कैसी होती है दोस्तों, परमानेंट डिफॉर्मेशन की वजह, परमानेंट डिफॉर्मेशन की तरह होती है। जैसे मैंने इसको रॉड को इस तरीके से खींचा और इस तरफ से खींचा, ये हमने लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड दोनों हैंड से खींच रहे हैं हम लोग। एक टाइम ऐसा आएगा ये थोड़ी सी परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा, अच्छी तरीके से खींच रहेंगे हम इसको। तो यही इसकी क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ दोस्तों। अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों कि डक्टिलिटी क्या होती है। अब देखो दोस्तों, ढंग से समझना, डक्टिलिटी क्या होती है। देखो कि एबिलिटी ऑफ मटेरियल क्या है दोस्तों, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू ड्रॉ इनटू वायर। किसमें, वायर में कन्वर्ट होने की। जो मटेरियल है अगर वो इजीली वायर में जो मटेरियल है वो अगर ईजिली वायर में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसकी डक्टिलिटी कैसी है, अच्छी है दोस्तों। लार्ज अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन बिफोर फ्रैक्चर, फ्रैक्चर से पहले बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है दोस्तों, क्यों होगा, तभी तो वायर में कन्वर्ट हो पाएगा। हम धीरे धीरे खींच रहेंगे। देखो दोस्तों, ये है, मान लो कुछ इस तरीके से है, मान लो, ठीक है। हमारे पास ये है, इसको हमने खींचा, ठीक है, इधर से खींचा, इधर से खींचा, ये थोड़ा सा बढ़ गया, और खींचा, फिर ये थोड़ा और बढ़ गया, फिर और खींचा और बढ़ गया, है ना। कितने वायर में कन्वर्ट होता जा रहा है। एक टाइम आएगा फिर यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये पहले वायर वायर में कन्वर्ट होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। तो ये क्या है दोस्तों, इसकी डक्टिलिटी है कि ये मटेरियल जो है ये कितना डक्टाइल है। इसमें आपको एक बात और याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है कि जो आपका जो स्ट्रेन है, क्या है दोस्तों, जो स्ट्रेन है बिफोर फ्रैक्चर, फ्रैक्चर से पहले जो स्ट्रेन है, जो वो क्या होता है, डक्टाइल, डक्टिलिटी क्या होती है, 5% ग्रेटर देन होती है, तब उसको डक्टाइल मटेरियल कब बोलेंगे। नहीं समझ आया ना दोस्तों, चलो देखिए।
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई मटेरियल है, हमको कैसे पता चलेगा कि वो डक्टाइल है या ब्रिटिल है, क्या है ना। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हमको कैसे पता चलेगा कोई मटेरियल है, डक्टाइल है, ब्रिटिल है। तो हमें ऐसे पता चलेगा, अगर उसकी स्ट्रेन है वो ग्रेटर देन है 5% से, तो वो कैसा मटेरियल, डक्टाइल है। ये याद रखना, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मेलिएबिलिटी। देखो मेलिएबिलिटी का मतलब समझ आ रहा होगा आपको कि मेलिएबिलिटी का मतलब क्या है, हीट ज़्यादा दे रहे होंगे, उसको पिघला रहे होंगे, है ना। तो पिघलाएंगे उसको या कुछ भी करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम उसको, ईजिली कन्वर्ट इनटू थिन शीट। किस में कन्वर्ट करेंगे हम, थिन शीट में उसको कन्वर्ट करेंगे। और मोर डिफॉर्मेशन बट अंडर द एक्शन ऑफ कंप्रेसिव फोर्स। हम कैसा फोर्स लगा रहे हैं उस पर, कंप्रेसिव नेचर का फोर्स लगा रहे हैं, और ज़्यादा डिफॉर्मेशन हो रहा है उसको, वो क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी है उसके अंदर अपनी। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है ब्रिटलनेस दोस्तों। ये आपको हर जगह देखने को मिलती है, ब्रिटलनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही हमने ब्रिटलनेस को भी डिस्क्राइब करेंगे इसी तरीके से कि हमारे पास ये एक मेटेलिक शीट है, इसको हमने इस साइड और इस साइड मतलब टेंसाइल नेचर का फोर्स लगा रहे हैं हम लोग। फोर्स लगा रहे हैं तो कुछ इस तरीके से इसकी शेप हो रही है, थोड़ी सी खिंच, फिर थोड़ी सी और खिंच रही है और ब्रेक डाउन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमें पता नहीं चलता। देखो हमने जो डक्टाइल मटेरियल थे तो उसमें हमें पता चल रहा है कि पहले वायर में थिन शीट, थिन वायर में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर ब्रिटलनेस में कोई पता नहीं है, थोड़ी पहले इतनी होगी फिर अब अचानक से टूट जाएगी, है ना। कभी भी टूट सकती है, कोई टाइम नहीं है उसका, सडन फ्रैक्चर हो सकता है। कोई इंडिकेशन नहीं देती कि फ्रैक्चर होने वाली हूँ, हाँ मैं फ्रैक्चर होने वाली हूँ और रुक जाओ, अब मुझ पर पावर ना लगाओ, ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं देती है ब्रिटलनेस। ये तो जब मन आए तो फ्रैक्चर हो जाती है, ठीक है, टूट जाती है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ सडन फ्रैक्चर। और क्या लिखा हुआ है, लो अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन बिफोर फ्रैक्चर, ठीक है, हल्का सा डिफॉर्मेशन होता है फ्रैक्चर से पहले। और क्या लिख रखा है मैंने, नो इंडिकेशन बिफोर फ्रैक्चर, फ्रैक्चर से पहले कोई इंडिकेशन ये नहीं देती है। लैक ऑफ डक्टिलिटी, इसमें क्या होती है, डक्टिलिटी की कमी होती है दोस्तों। वही डक्टिलिटी मैंने आपको बता ही दिया है। और हमको कैसे पता चलेगा ये मैटर कि डक्टाइल है या फिर ब्रिटिल है, तो वही अगर स्ट्रेन 5% से ज़्यादा, मतलब जो स्ट्रेन होगी कम होगी 5% से, तो वो क्या होगा, मेटल कैसा होगा, ब्रिटिल होगा। और स्ट्रेन अगर 5% से ज़्यादा होगी तो मेटल कैसा होगा, डक्टाइल होगा दोस्तों, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो अपनी है वो क्या है, स्टिफनेस। तो दोस्तों देखो स्टिफनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है स्टिफनेस, वो समझिए। स्टिफनेस का मतलब क्या होता है दोस्तों, वो देखिए दोस्तों कि रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। क्या है दोस्तों, रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। जो हमारा डिफॉर्मेशन हो रहा है, हमने मान लो इधर से कोई फोर्स लगाया है ना, मान लो ये हमारे पास एक बॉल है या फिर कुछ भी है, बॉक्स है हमारे अंदर, तो हमने ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं, इस पर कंप्रेसिव नेचर का फोर्स लगा रहे हैं हम इसके अंदर। तो ये जो बॉक्स है, ये इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, ये कुछ रेजिस्ट करेंगी, क्यों, डिफॉर्म ना हो जाए, ये ऐसा कुछ इस तरीके से नीचे नीचे ना हो जाए, है ना, यहाँ से फोर्स लगता रहेगा दोस्तों। वही होता है कि रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, जो भी डिफॉर्मेशन होने वाला है उससे रेजिस्टेंस करता है ना। रेजिस्टेंस मतलब बैकवर्ड फोर्स आपको लगाता है कि हाँ मैं डिफॉर्म नहीं होगा। तो ये क्या होती है, उसकी स्टिफनेस होती है दोस्तों। अब और इसको इसका जो फॉर्मूला होता है इसको हम लिख सकते हैं, लोड अपॉन डिफॉर्मेशन स्टिफनेस होती है। अब दोस्तों बात करते हैं हम टफनेस के बारे में कि टफनेस क्या होती है दोस्तों। तो टफनेस में लिख रखा है मैंने यहाँ पर सिंपल फॉर्म में कि एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बिफोर फ्रैक्चर, कि फ्रैक्चर से पहले कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है वो, उसकी टफनेस है। एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी, एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब कर सकता है। और इम्पैक्ट लोड सह सकता है, नहीं सह सकता। इम्पैक्ट लोड क्या होता है दोस्तों, अचानक से कोई लोड लग गया, एकदम कोई काम कर रहे हो, अचानक से कोई भारी लोड लग गया था, उसको इम्पैक्ट लोडिंग बोलते हैं हम लोग। तो वो उससे पता चलेगा कितना जो तुम्हारा जो मटेरियल है कितना टफनेस है उसके अंदर, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अगली प्रॉपर्टी की अपनी। नेक्स्ट जो अपनी प्रॉपर्टी है वो क्या है दोस्तों, कि हार्डनेस क्या होती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब हार्डनेस के बारे में हम बात करेंगे। हार्डनेस क्या करती है, कि रेजिस्ट करती है अगेंस्ट वियर स्ट्रेच सरफेस एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये कैसी प्रॉपर्टी होती है, सरफेस प्रॉपर्टी होती है। ये क्या करती है कि वियर करती है। मान लो ये हमारे पास बॉक्स है, ठीक है, लकड़ी का कोई टुकड़ा है, तो हम ऊपर खरोंच के देखते हैं ना नाखून से कि कितना हार्ड है ये, है ना,
कि इसमें मेरे स्क्रैच के मार्क्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो वो हार्डनेस पर डिपेंड करती है। टफनेस नहीं बता रहा हूँ मैं, हार्डनेस बता रहा हूँ दोस्तों। टफनेस तो उसकी कितनी इम्पैक्ट लोडिंग सह सकता है उसमें आती है टफनेस, जबकि हार्डनेस में ऊपर की चीज़ शो करते हैं कि ऊपर का पार्ट है, सरफेस जो है उसकी कितनी हार्ड है। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम, एबिलिटी टू कट अनदर मटेरियल, कि और जो मटेरियल है उसको किस तरीके से काटेंगे, ठीक है, तो वो हार्डनेस के अंदर आती है। ये आसानी से दूसरे मटेरियल को काट सकता है अगर ये हमारा जो मटेरियल है वो हार्ड है तो। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रेजिलेंस और प्रूफ। रेजिलेंस क्या होता है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्या है प्रूफ रेजिलेंस, क्या है, सबसे पहले कि मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन गिवन वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी, कितनी ज़्यादा स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड है वॉल्यूम बॉडी के अंदर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी के अंदर, वो क्या होता है, उसकी प्रूफ रेजिलेंस होती है। अब हम डिस्कस करते हैं रेजिलेंस के बारे में। रेजिलेंस क्या होता है दोस्तों, कि स्ट्रेन एनर्जी डेट कैन बी स्टोर्ड इन गिवन वॉल्यूम ऑफ मटेरियल अंडर द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर, ठीक है, कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है गिवन वॉल्यूम के अंदर मटेरियल के, वो उसकी रेजिलेंस होती है। और व्हेन द रेजिलेंस बिकम मैक्सिमम, जब रेजिलेंस मैक्सिमम हो जाता है तब उसको प्रूफ रेजिलेंस भी हम बोलते हैं। और इसका डायग्राम कुछ दोस्तों अब इस तरीके से और बना देना तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। क्या बनाओगे, इस तरफ आप इलास्टिक लिमिट लेना, मतलब लोड लगाना, और इस तरफ आपका में ये दे रखा है आपको। यहाँ से देखो जो स्ट्रेन एनर्जी है सडन इंक्रीज हुई इस तरीके से, इसको स्ट्रेन एनर्जी बोल दिया। और जब ज़्यादा बढ़ती गई तो उसको प्रूफ रेजिलेंस भी बोलते हैं हम। अब कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम जरूर बनाना है एग्जाम में, तो डायग्राम जब बनाओगे तो नंबर ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं पूरे के पूरे। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, डिस्कस द टेंसाइल टेस्ट। टेंसाइल टेस्ट क्या होता है और स्ट्रेन स्ट्रेन कर्व क्या होता है दोस्तों। तो यहाँ जो टेंसाइल टेस्ट आपकी जो क्वांटम में दे रखा है, ठीक है, तो बेसिकली जो पूछा जाता है ना घुमा फिरा के, आपको जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, स्ट्रेन स्ट्रेन कब है, कर्व है, कि आपको आना चाहिए स्ट्रेन स्ट्रेन कर्व क्या होता है। तो वही आप लिख सकते हो टेंसाइल टेस्ट के अंदर, क्योंकि टेंसाइल टेस्ट जो होते हैं उसके अंदर मशीन्स होती हैं, ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं। ऑटोमेटिक मशीन अपने यहाँ पे खुद से स्ट्रेन स्ट्रेन कर्व निकालती हैं, है ना, तब उससे ही टेस्ट होता है ये टेंसाइल टेस्ट दोस्तों। तो दोस्तों देखो आप एग्जाम में लिखोगे कैसे वो देख लीजिए। मैंने यहाँ पे लिखा है टेंसाइल टेस्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मैकेनिकल टेस्ट। एक कॉन्सेप्ट टेस्ट है कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मैकेनिकल टेस्ट, वो वाला टेस्ट है ये टेंसाइल टेस्ट। और इसमें क्या होता है, दिस टेस्ट इज़ वाइडली यूज टू इंडिकेट द स्ट्रेंथ। किस चीज़ को दर्शाता है दोस्तों, कि स्ट्रेंथ कितनी है मेटल के अंदर, डक्टिलिटी कितनी है, टफनेस कितनी है मेटल के अंदर दोस्तों, है ना। तो ये सब क्या दर्शाता है, ये तुम्हारा टेंसाइल टेस्ट दर्शाता है। अब चलो हम बात कर लेते हैं स्ट्रेन कर्व होता क्या है, मतलब कैसे किस तरीके से ये काम करता है। तो देखिए दोस्तों स्ट्रेन जो कर्व है वो आपको इस डायग्राम से समझाता हूँ मैं। सबसे पहले आपने ये आपने बनाया, ठीक है दोस्तों। जब आपने ये डायग्राम बनाया तो यहाँ पर आपको पता है स्ट्रेस क्या होता है दोस्तों, लोड स्ट्रेस क्या होता है दोस्तों, लोड अपॉन एरिया, ये स्ट्रेस होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ से हुक्स लॉ क्या होता है दोस्तों, हुक्स लॉ के बारे में मैंने आपको यहाँ पर लिख रखा है कि विद इन इलास्टिक लिमिट। सबसे पहले ये देख लो, इलास्टिक लिमिट के अकॉर्डिंग जो हुक्स लॉ होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये आपका स्ट्रेन होता है, ये सिग्मा के बराबर क्या है, जेन्युइन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और जो तुम्हारा स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, लोड अपॉन एरिया दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपको डायग्राम समझना है, इस डायग्राम में आपको दोस्तों सबसे पहले एक कर्व ड्रॉ करते हैं हम लोग। क्या ड्रॉ करते हैं, कर्व ड्रॉ करते हैं। किस तरीके से कर्व ड्रॉ करते हैं, पहले यहाँ पर ये सीधा ले जाएंगे हम, सीधा ले जाने के बाद यहाँ हल्का सा ये मूव बैंड करते हैं, फिर ये सीधा, फिर इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपको पहले कर्व बना लेना है, फिर आपको मार्किंग करनी है। देखो यहाँ पर आपने यहाँ मार्किंग करी, ठीक है, यहाँ जो मार्किंग करी ये क्या होती है, इसकी इलास्टिक लिमिट। मतलब हमारे पास मान लो ये हमारे पास एक मेटेलिक सीट है और हमने इस पर टेंसाइल नेचर का फोर्स लगाया दोनों तरफ से। तो इलास्टिक लिमिट का क्या मतलब है, अगर हमने इसको राइट हैंड से और इसको लेफ्ट हैंड से खींचा दोनों को अच्छी तरीके से, और जब हमने इसको छोड़ा
तो ये अपनी वापसी पोजीशन पे उसी पोजीशन पे वापस आ गई। इसी को तो हम इलास्टिसिटी बोल रहे थे। तो वही इसकी इलास्टिक लिमिट हो गई यहाँ तक, मतलब ये यहाँ तक बढ़ी, वापस आ गई। लेकिन जो बढ़ती है ना, तो जो कर्व होता है वो थोड़ा सा नीचे ना यहाँ तक होता है इलास्टिक कर्व। कहाँ तक दोस्तों? थोड़ा सा नीचे होता है इलास्टिक कर्व इसके। तो इसके ऊपर का जो एरिया होता है ना, ये थोड़ा कर्व टाइप होता है। और इस जो पॉइंट को बोलते हैं हम प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं दोस्तों। और यहाँ पर जो पॉइंट आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट। और इसके नीचे जो पॉइंट दिख रहा है आपको ये वाला, इसको बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। और यहाँ से इसके बाद जो आपके जो कर्व है वो स्ट्रेट जाता है, कुछ समय के लिए रुक जाता है ना, स्ट्रेट जाता है, वो स्टेबल हो जाता है। उसके बाद जिसको हम स्टेबल होता है ना, उस एरिया को हम बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। कि स्ट्रेन कब हार्ड हो रहा है उस रीजन को बोलते हैं जब आपका कर्व क्या होता है, बिल्कुल स्टेबल हो जाता है। उसके बाद जब आपका कर्व कुछ इस तरीके से मुड़ रहा है, यहाँ पर क्या होता है इसका दोस्तों, अल्टीमेट पॉइंट। मतलब इतना ज़्यादा खिंच चुका होता है कि अब उससे ज़्यादा खिंच नहीं सकता। अगर उससे ज़्यादा खिंचेगा तो टूट जाएगा, तो बाद में क्या होता है, फ्रैक्चर हो जाता है। ये आपका फ्रैक्चर पॉइंट है दोस्तों। तो ये है कुछ डायग्राम आपका इस तरीके से। तो यही आपको यूनिट फर्स्ट में यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो जो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और एक लाइक भी वीडियो पर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। अगर रेस्पॉन्स अच्छा लगा तो सारी वीडियो आज ही अपलोड कर दूंगा मैं, यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तीन सब। ओके, बाय, टेक केयर।